హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఎన్ఎన్ మీడియా. నేను మీ జర్నలిస్ట్ విప్లవశ్రీ. ప్రతిరోజు వార్తాపత్రికలు ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ఛత్తీస్గఢ్లో ఎన్కౌంటర్స్ జరిగినాయి అని చెప్పేసి ఒక చిట్టా బయటికి వస్తుంది. ఈరోజు ఎవరెవరు ఎన్కౌంటర్కి గురైనరు అని చెప్పేసి. అసలు నిజంగానే దండకారణ్యంలో ఏం జరుగుతుంది? ఈ ఎన్కౌంటర్లన్నీ ఫేక్ ఎన్కౌంటర్స్ అని చెప్పేసి ఒక వర్గము పౌరులందరూ కూడా మొత్తం మీదకి బయటికి వచ్చి చెప్తా ఉన్నారు, ఇవన్నీ కూడా ఫేక్ ఎన్కౌంటర్స్ అని చెప్పేసి. మరి అసలు నిజంగా బస్తర్ ప్రాంతంలో కానీ లేదంటే దండకారణ్యంలో కానీ ఏం జరుగుతుంది అన్నది సభ్య సమాజానికి, ప్రపంచానికి, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మిగతా ప్రాంతాలకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు మనతో సోనీ సోరీ అని చెప్పేసి దండకారణ్యంలో ముఖ్యంగా బస్తర్ డివిజన్లో యాక్టివిస్ట్గా ఉండి పనిచేస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు. తనతో మాట్లాడి అక్కడి పరిస్థితుల్ని మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. हेलो मैम, नमस्कार. नमस्ते मैम, हम एवरीडे न्यूज़पेपर्स में पढ़ेंगे कि फेक एनकाउंटर्स और एनकाउंटर्स ये पूरे, तो आप प्लीज़ बताइए हमको कि वहाँ आदिवासियों का परिस्थिति कैसा है? बस्तर में आदिवासी की स्थिति बहुत खराब है. जितने जो न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है ना कि वहाँ पर हर रोज़ एनकाउंटर हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं है, फर्जी है. चाहे उसमें माओवादी पार्टी को लेके बोलो या वहाँ आदिवासी ग्रामीणों की बात लें, ऐसा नहीं है. इक्की दुक्का जो है एनकाउंटर हुआ, बाकी पूरा फर्जी एनकाउंटर. उसमें आदिवासी भी उस पर फंस जाते हैं और पार्टी कह लो. तो हमारा कहना यह है, तो जो पकड़ में आए हैं तो उसको आप पकड़ के जेल में डालो और उस पर कानून कार्रवाई करो. लेकिन ऐसे पकड़ पकड़ के मार क्यों रहे हो? जैसा जो कोई अपने हाथों से आ गए हैं तो उसको पकड़ के जेल भेजना चाहिए ना कि उसकी हत्या नहीं करना. चाहे वो आम ग्रामीण हो, चाहे माओवादी पार्टी के लोग भी. माओवादी के पीछे कोई इंसान है ना, तो ऐसे हत्या करने का अधिकार सरकार को कैसा है? किसी को भी नहीं है, तो नहीं करना चाहिए इस तरह की हत्याएं. सो आप बोलेंगे कि ये सरकार का हत्या है? हाँ, मैं तो साफ साफ बोलती हूँ कि सरकार ने ये हत्या कर रही है. इसका मतलब उन पर इस तरह गोली चलाना, जो रंगे हाथों पकड़े गए हैं, किसी को घर से उठा के ले जा रहे हैं, किसी को मतलब कहीं जा रहे हैं उनको पकड़ के मारना, तो हत्या ही है ना. और एक दो लोगों के युद्ध में, उसमें अगर युद्ध करते हुए मारे जाते हैं उसको कहेंगे एनकाउंटर. इसको नहीं कहेंगे कि किसी को भी घर, जैसा पिड़िया में तेंदु पत्थर तोड़ने गए थे, पूरे गांव के लोग थे, ग्रामीण थे, जो बहुत लगभग थे 60-70 से ऊपर थे. तो उसमें से लोगों को घेराबंदी करके 12 लोगों को पिड़िया में मार डाला. वो पूरा ग्रामीण है, तो वो तो अपना मेहनत करने गए थे ना, सुबह उठ के अपना पत्ता तोड़ना, तो उनको क्यों मारना चाहिए? कोई अपना जान बचाने के लिए जाड़ में चढ़े थे, आदिवासी ग्रामीण थे, जाड़ों में चढ़े थे, महिलाएं भी चढ़ी थी, ताकि अपना जान बचाने के लिए हर व्यक्ति गड्ढे के नीचे छुपेगा, जाड़ में चढ़ेगा, ये सब कर. उनको जाड़ों से नीचे से ऊपर गोली मारे, जाड़ से ऐसा गिरे जैसे कि पल गिरता है, जैसे एक आम पल है ना, वो गिर रहा है, एक इंसान को गिरा रहा है सीधा फायरिंग कर. तो उसको तो उतारा जा सकता था, उतार के उसको जेल में भेज सकते थे. वहाँ हुआ. और करचोली में भी इसी तरह थे, मुआ बीन रहे थे लोग, वहाँ पर 14 लोगों को मारे, सीधा उन पर एनकाउंटर किए. अब कह रहे हैं कि माओवादी है. उसमें ये कोई ये नहीं बता पाता कि माओवादी है नहीं है. जैसे हम जैसे लोग जाते हैं, ये माओवादी नहीं है, ग्रामीण है. वो पहले से पुलिस अपना लिस्ट बना लेता है कि ये कहता है कि नहीं बीमा 3 लाख का इनामी, जोगा 5 लाख का इनामी, बुधरा इतने लाख इनामी. ये सब इनामी को बात कर, सिर्फ पैसा कमाने के लिए किसी भी निर्दोष आदिवासी को भी वो मार मार के ये सीधा बता दे रहे हैं कि ये मतलब इतना लाख का इनामी है. सरकार कहेंगे कि ये केवल ऑपरेशन कगार केवल माओवादियों को खत्म करने के लिए ही है. सो क्या आप क्या बोलते हैं? देखिए, पहली बात तो माओवादी को खात्मा करने का कोई ऐसा लड़ाई नहीं है. ये सरकार कब से बोल रहा है. सलवा जुड़ों में कितने लोग आदिवासी को बेदखल हुए, इतने लोगों, लाखों आदिवासी वारंगल में आके, हैदराबाद में आके, इधर आके बसना पड़ा. वो अपनी ज़मीनों को छोड़ के. उस समय भी नक्सल का बात आया, आज भी नक्सल की बात करें. सरकार कह रही कि हम नक्सलवाद को मार, उसके पीछे कौन मर रहा है सरकार इसका हिसाब कभी बताती? कभी ये तो नहीं कहती कि नक्सल मारे तो नक्सल के पीछे 4 आदिवासी को मार दिए. कभी कहा सरकार? कभी नहीं कहा. ये नक्सल के नाम पे मारने का जो सरकार पूरे हिंदुस्तान को फैला रही है ना, माओवादी को मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. माओवादी को खत्म करने का एक बहाना करके आदिवासी को पूरा खत्म कर रही है सरकार. आदिवासी को खत्म करने के करे तो सरकार को क्या लाभ है? बहुत फायदा है, बहुत लाभ है. कैसे तरफ? वो इस तरह के जंगल में कौन है? आदिवासी है. और माओवादी तो अपनी बंदूक के नोक पे लड़के वो ये कह रहे हैं ना कि हम मतलब जल जंगल जमीन और जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं. ये माओवादी एक मतलब इनलीगल एक संगठन है, वो अपना काम कर रही है. लेकिन जंगल में कौन बसा है?
आदिवासी आदिवासी का मुल्कन कहाँ है? उन पहाड़ों में, उन पेड़ों में, उन जंगलों में, सब में है। तो उस इलाकों में क्या है? आयरन है। और बड़े बड़े उद्योगपति को लेके, कारपोरेट देने के लिए कि जैसे अडानी जैसे, जिंदल जैसे, अब आदिवासी वहाँ रहेगा तो कंपनियों को सरकार कैसे दे पाएगी? कभी नहीं दे सकती है। अब हम सरकार से कह रहे हैं कि हमारा पैसा कानून, ग्राम सभा, 5वीं अनुसूची हमको दो, उसका अधिकार हमको दो। तो वो भी नहीं देना चाहता है, क्योंकि वो अधिकार हमको मिल गया तो निश्चित वहाँ कोई अडानी का, कोई उसका बाप का बाप ही नहीं आ सकता। वो नहीं कर सकता। हम लड़ सकते हैं लेकिन वो देता नहीं। आज माओवादी अगर वहाँ है तो माओवादी का डाल बना के आदिवासियों को खत्म करेंगे तो पूरा पहाड़ कब्जे में, उनके कब्जे में चले जाए, मेरे आदिवासी मरे जाएंगे। तो उनको इतने कारपोरेट करके बड़ी बड़ी कंपनी लगे। आज बैलाडीला में कितना लोहा निकल रहा है। बैलाडीला में हमारे पूर्वजन होना, हमारे आदिवासी ने बहुत प्यार से दिया कंपनी को, ये बोल के कि चलो एक कुछ कंपनी खुलेगा, हमारे लोग के लिए अच्छा होगा। वहाँ क्या अच्छा हो रहा है? 76 सालों से ये बैलाडीला अब मतलब आयरन लेके जा रहे हैं, लेकिन आज 76 सालों में वहाँ की एक एक महिला 8-8 बच्चे पैदा कर रही है। 8-8 बच्चे नहीं बच रहे हैं, मर जा रहे हैं। कितनी महिलाएं हैं उनकी खून नहीं रहता गर्भवती। कई महिलाओं का वो मतलब पेट में ही उसका बच्चा खराब हो रहा है। उनका कोई अस्पताल नहीं, शिक्षा नहीं, पानी नहीं, वहाँ पर कोई इस तरह की सुविधा नहीं है। और बैलाडीला जो कंपनी है उन्होंने गोद भी लिया उस गाँव को, लोहा गाँव करके। उस गांव के महिलाओं ने, मैं महिलाओं से पूछी, आप लोग इतना बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो? आप लोग मेडिकल आज का इतना वैज्ञानिक वो क्या है सुविधा, हम तुमको शिविर लगा कर। तो बोलते नहीं दीदी, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं, हम चाहते हैं बच्चा ला, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बच्चा पैदा कर, एक वंश तो हमारा बचेगा। तो इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार नहीं है क्या? वो बड़ी बड़ी कंपनी खोल के उनको क्यों इस हालत में आ रहा है? इसलिए वहाँ आदिवासी यही चाहते हैं कि कंपनी खोल के भी हमको फ़ायदा क्या है, तो पहले हमसे बात करें ना, क्या कौन सी कंपनी खोलना। तो वही बात हो तो हम कह रहे हैं। अब उसमें बोलने से हमको माओवादी बना दे रहा है, लोगों को माओवादी बना, एनआई का दायरा, यूएपीए का दायरा, देशद्रोही का दायरा। हक की बात करेंगे, हम यही बातों को उठाएंगे। मैं ही नहीं, कई लोग बोलते हैं कि हमारा कैसे नुकसान हो रहा है, खेतों का नुकसान हो रहा है उस बैलाडीला के लाल पानी की वजह से। हमारे खेत नहीं हो रहे हैं, हमारे जंगल बर्बाद हो रहे हैं, हमारा जीवन यापन पूरे खतरे में है। हम लाल पानी, जहरीला पानी पी के हम खुद मौत के घाट जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमसे हो रहा है, इसलिए हम अब रेल को रोक देते हैं तो हम माओवादी बन गए, फिर हमको जेलों में डाल दिया जाए। ऐसे कितने आदिवासी के, इसलिए आदिवासी तो आज लड़ने के लिए आगे आना भी नहीं होकर। अब बताओ, सरकार की नीयत साफ है आदिवासियों के लिए बचाने के लिए, तो इतने सारे धारा किस लिए लगता है? अब की बात बोलो तो नक्सल धारा, जन सुरक्षा अधिनियम, एनआई, देशद्रोही, यूएपीए क्यों लगना है? पहले जांच होनी चाहिए। तो मेरा तो सिंपल बात है, एकदम स्पष्ट। मैं पूरे हर बार यही कहती हूँ कि आदिवासी नक्सल का आड़ बना के आदिवासी को पूरा खात्मा करना है और पहाड़ों को कारपोरेट बड़े बड़े कंपनियों को देना, वो खत्म करना है, सिर्फ आदिवासी को मारना है बस। सीआरपीएफ बलग भी है ना, वो पुलिस से आपको महिलाओं को और बच्चों को कैसा प्रभाव पड़ेंगे? बहुत। वकील बंदूक लेके सीआरपी हो, चाहे बस्तर बटालियन होगा, कितने खाली सीआरपी नहीं है वहाँ, सीआरपी भी है, बस्तर बटालियन है, ये डीआरजी है और दंतेश्वरी फाइट्स है, संयुक्त फोर्स है। और उसके बाद लोन वराटू एक अभियान चलाता है, मतलब पुलिस वाले लोन वराटू एक अभी नीवा नेलाना मतलब आपका अच्छा गांव, इस तरह से चीज़ें, कई चीज़ें वो अपना मूवमेंट भी बनाता है। तो ये सारे पुलिस लोग हमारे लिए आए, कहते हैं ना, पूरे देश को ये बता रहे हैं कि हम तो आदिवासी को सुरक्षा देने वहाँ पर पहुँचे, माओवादी से लड़। तो आज पुलिस से हम लोगों को क्यों प्रॉब्लम? पुलिस अगर है, कैंप है, तो हमको आगे बढ़ने क्यों नहीं देते? वही कैंप हमको क्यों रोकता है? अगर कहीं कोई घटना हो गया, चाहे वो नक्सल की तरफ से किसी मुखबिरी के नाम से नक्सल उसको मौत के घाट उतारे हो, चाहे आम ग्रामीण को, चाहे पुलिस ने मारा हो, लेकिन हम अगर बढ़ेंगे तो हमको रोकता कौन है? माओवादी तो नहीं रोकती ना, रोकता हमको पुलिस वाले रोकते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं, जाने नहीं देते हैं। आप आके देखिए, आपको भी नहीं चलने देंगे। जितने भी बाहर के सामाजिक कार्यकर्ता, संगठन, पत्रकार, बस्तर में घुसने क्यों नहीं दिया जा रहा? भाई बस्तर भी तो भारत का एक हिस्सा है, तो हर पत्रकार को जाने का आज़ादी होना चाहिए, हर संगठन वाले को जाने का आज़ादी होना चाहिए। फिर क्यों नहीं जाना? क्योंकि वहाँ जो कारनामा जो कर रही है सरकार, जितना फर्जीवाड़ा करके माओवादी का नाम दे के आदिवासी को मारना, काटना, फर्जी एनकाउंटर करना, जेलों भेजना, सरेंडर करना, ये पूरा आधा से ज़्यादा झूठ है। इसलिए सरकार डरती है, ये नेशनल मीडिया को घुसने नहीं देगी, चाहे हैदराबाद की हो, चाहे कलकत्ता की बात करो, दिल्ली की बात करो, हर देशों की बात करो। वो कुछ इतने देश में कई बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको चिंता है
पर्यावरण को बचाना, जंगलों को बचाना, इंसान को बचाना, तो उनको घुसने क्यों नहीं देती सरकार? तो आप भी जाके दे, आपको भी नहीं देगी। आपको पहले से ही कहाँ प्रतिबंधित कर देंगे, भगा देंगे, बोलेंगे, ऐसा क्यों? भाई वहाँ घूमने का आज़ादी आपको भी, बस्तर आपका भी है, आपको भी बस्तर में पूरा देखने की आज़ादी है, जानने की आज़ादी है, वहाँ के लोगों से बात करने की आज़ादी है। सचमुच कौन से जगह बम बारूद फट गई है, कहाँ पेड़ों को गोला बारूद से चकनाचूर कर दिया जा रहा है, कौन से पहाड़ों में गोला बारूद बिचा, आपका भी देखने का, पूरे देश के लोग को देखने की जरूरत है। आते हैं तो उनको आने नहीं दिया जाता। इससे साफ जाहिर है सरकार डरती है, क्योंकि वो झूठ से पूरी युद्ध भूमि को तैयार कर लिया। इवन आपकी परिवार पे भी ये पूरे संघर्ष ने बहुत प्रभाव किया कि आप भी अरेस्टेड और आपकी पति भी अरेस्टेड। तो आप अरेस्टेड ना, इसका रीज़न क्या है और आपको वो पुलिस ने कैसा अट्रोसिटीज़ किया आप पे? देखिए मेरा एक जो करना, मैं एक टीचर, मैं एक आदिवासी टीचर होने के नाते मेरा ये उद्देश्य था कि मैं अपनी कम्युनिटी के, मेरे आदिवासी समुदाय के बच्चों को बेहतर शिक्षा दूं और एक ऐसे हक अधिकार को लड़ने की एक ताकत उन पे दूं, उनको कलम से, अपनी खुद का एक कलम को हथियार बना के कैसे अपनी हक की बात कर सकता है। तो इस तरह का शिक्षा दे के उसको बहुत ऊंचाई पे मेरे ले जाने का सपना रहा। लेकिन मैं जिस गांव में मैं टीचर का काम करती थी, उस गांव में उधर पूरा नक्सल तो है, इसमें मैं नहीं ये कह सकती कि नक्सली वहाँ नहीं है, हर जगह नक्सली का अपना वो कर रहा है। लेकिन उसका नक्सली के नाम पे मुझे ज़बरदस्ती एसआर, मतलब एसआर एक कंपनी है बेलाडीला से जुड़ा है, उसमें मुझे फंसा के मुझे जेल तक पहुँचाया। और उससे पहले मुझे कई बार पुलिस परेशान करती थी कि उस समय क्या हुआ कि 2006 या 5-6 में ऐसा कुछ, या 6-7 में पूरा माओवादी ने वहाँ के जो स्कूलें थे, छात्रावास, उनको तोड़ दिया। मेरा छात्रावास बचा और एक छात्रावास बचा। तो जब माओवादी ने हमको बुलाया, हम मैं चले गई, बाकी टीचर नहीं आए, तो वहाँ माओवादी ने कहने लगे कि आप लोग का आश्रम हम तोड़ेंगे। हमने कहा क्यों तोड़ेंगे, किस लिए? तो कहने लगे कि यहाँ पुलिस आके रुकती है, फोर्स आके रुकती है, रुक के गांव को नुकसान करती है, गांव के लोगों को, महिलाओं को, सबको मतलब मारना पीटना, बलात्कार जैसे चीज़ें, पकड़ दकड़ करना और मारना पीटना करती है। रात को यहाँ फोर्स आके बहुत गाँव को अशांति और बहुत ज़्यादा मानव का आनंद करती है। इसलिए हम लोग मतलब इन छात्रावासों को तोड़ रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि आपकी लड़ाई किसके लिए है? तो माओवादी ने कहा कि हमारी लड़ाई जनता के लिए है। ये मेरे से सवाल। तो मैंने बोला कि जनता के लिए तो उस जगह तो जनता के बच्चे ही पढ़ रहे हैं, तो फिर आपकी लड़ाई जनता के लिए कैसे हुई? तो उस समय मेरा आश्रम को मतलब नहीं तोड़ी, उसको बचा ली और एक आश्रम है, उसी से मेरी एक शक जाहिर हो गई। बाकी सबके आश्रम टूट गए, सोनी सोड़ी का आश्रम क्यों नहीं टूटा? सोनी सोड़ी का संबंध थोड़ा शक के दुनिया में लाए कि ये इसका रिश्ता माओवादी के साथ है। अरे भाई, माओवादी अगर मुझे बुलाया, पूरे लोग टीचरों को बुलाया, तो अब नहीं जाती तब भी दिक्कत था। उनको पहली बार मैं उसी समय देखी थी और मैं चली गई तो क्या दिक्कत था? जाके भी एक विचारों से सवाल जवाब हुआ, उससे मैं अपने बच्चों का शिक्षा बचा ली। अपने बच्चा जो वहाँ 200 के लगभग 150 से 200 बच्चे पढ़ते थे, तो बच्चे का शिक्षा बच गया। ये सरकार को खुश होना चाहिए ना, एक टीचर को इतना बंदूकधारी बुला के ये किया और उसका आश्रम बच। उल्टा मुझ पर एक मतलब सम्मानजनक की बात, उल्टा मुझ पर आरोप लग गया। मुझे ये शक करने लगे कि ये नक्सल से इसकी अच्छी संबंध है, कुछ ऐसा रिश्ता इसका आश्रम है। तो इसी तरह हर बार पुलिस परेशान करने लगी, नक्सल कहाँ है, नक्सल क्या मीटिंग कर रही है, नक्सल किधर है, नक्सल के बारे में बताओ कहाँ है। मैं नहीं जानती, मैं जो बताऊंगी मेरे बच्चों के बारे में पूछो। मेरे बच्चों को खाना क्या दिया जाता है, सुबह शाम का खाना क्या है, और मेरी पढ़ाई कैसी होती है बच्चों की, उनका देख रेख कैसा होता है। आप शिक्षा के बारे में, मेरे आश्रम के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, ना कि मुझे माओवादी के बारे में मत पूछो। माओवादी कहाँ है, क्या है, कौन सी मिट्टी कहाँ करते हैं, मुझे नहीं मालूम। इसी तरह कई दिनों परेशान किया पुलिस ने। उसके बाद मुझे एसआर कांड में फर्जीवाड़ी वो अपना केस बना के मुझे जेल ले गई। लेकिन जेल ले जाने से पहले जिस तरह का टॉर्चर करना, कि मतलब इतना करंट शॉट देना, इतना ताने में रख के मारना, यानी खुद गुप्तांगों में पत्थर ठूस देना, चीखते चिल्लाते। अब इस हालत में हमको बहुत गंभीर हालत थी। आज भी मुझे याद करते तो अभी भी मुझे यही लगता है मैं जो सोनी सोड़ी हूँ वो सोनी सोड़ी नहीं हूँ, जो उस जगह उस समय लाचार और विवश और मजबूर होके चीखते रही, चिल्लाते रही, गिड़गिड़ाते रही, मेरे साथ ऐसा मत करो मत करो। लेकिन ये करते गए, जो उनको जो लगा उसने किया। लेकिन आज जहाँ मैं बैठी हूँ, मुझे खुद को आज भी वो सोनी सोड़ी खुद दिखती है कि उस जगह में आज भी वो तड़प रही है, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो ये है। एक मीटिंग पे आप बोला कि सरेंडर्स भी
आई मीन उसी पे भी कुट्र है कि सरकार ने बलात्कार करेंगे जो जनता को सरेंडर होने के लिए, उसका बात क्या है? आपका कहना है कि सरेंडर सरेंडर जो कर रहे हैं उसमें सरकार का एक फ़ायदा है। हाँ मेरा आज के टॉपिक में भी कहा है, मेरा ये कहना है जो बैलाडीला पहाड़ है, बैलाडीला पहाड़ के नीचे जो गांव हैं, जिसमें मैंने जो नोट किया था 18 गांव से ज़्यादा 50-60 गांव पड़ते हैं, तो उसको चारों तरफ से फोर्स डाल रहे हैं। तो आज 12 कैंप क्यों होना चाहिए? सिर्फ उस पहाड़ के नीचे में 12 कैंप। तो वहाँ मेरे आदिवासी समुदाय हैं, उनको आज सरेंडर कराया जा रहा है। आज तो लगभग 250-300 के लगभग सरेंडर हो चुके। अब वो लोग मुझसे फ़ोन कर रहे हैं कि दीदी कि आप आ जाओ, हम पूरे सरेंडर करेंगे। तो सरेंडर कितने करें? 15-20 आदिवासी वहाँ लगभग है, वो पूरे लोग सरेंडर कर लेंगे। तो मैंने पूछा आप सरेंडर क्यों करोगे? ना आप बंदूक लिए हो, ना आप माओवादी के संगठन में हो, क्यों करोगे? तो उनका कहना है कि हम जिंदा रहने के लिए, हम बलात्कार को नहीं सह सकते। हमारे शरीर को टुकड़ा टुकड़ा काट के जो मौत के घाट उतार रहे हैं, ये हम नहीं सह सकते। अगर सरेंडर करते हैं तो बलात्कार से बच जाएंगे, मतलब मौत से बच, हत्या से बच जाएंगे। हम जीना चाहते हैं, हमको जीवन चाहिए। तो वो आदिवासी ये नहीं समझ, अपने आप को बचाने के लिए वो इस हद तक का सोच रहा है कि वे सरेंडर करेंगे। लेकिन वो जब सरेंडर हो गए 15-20-30 हजार उस इलाके के लोग हो गए, तो क्या करेगा सरकार का? मेरे को पूरा उनका मानसिकता, उनका जो सोच, उनकी जो, मुझे ये लग रहा है कि उनको बाद में उन लोगों को क्या है, वहाँ तो कंपनी अडानी और जिंदाल बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को ला रहा है। तो ये आदिवासी को सरेंडर के बाद अपना लिस्ट बनाएगा, पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर एक दिन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बोलेंगे कि देखो वहाँ पर हमारी कंपनी चालू है या चालू करने वाले हैं, तो वो दे नहीं रहे हैं, आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो कौन है? तो आप सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे तो सब माओवादी हैं, माओवादी के संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वही कृत्य, वही दिमाग, वही सब चीज़ चल रहा है, तो हमको बहुत नुकसान होने वाला है। ये करके डाल देंगे तो सुप्रीम कोर्ट एक दिन कहेगा इनको बाहर निकालो, उस इलाके से बाहर निकाल के कहीं दूसरा जगह इनका विस्थापित कर दो। उस स्थिति में फिर वो जंगल खाली हो जाए, जंगल में रहने वाले आदिवासी पूरा खाली हो जाए, तब आसानी से कारपोरेट बड़े बड़े कंपनियों को वो पहाड़ जो है मिल जाएगा, उन पहाड़े मिल जाएंगे। तो उससे सरकार को फायदा होगा। सरकार आज तक किसके एक फायदा कर, अडानी जिंदाल बड़ी कंपनी हो, क्योंकि सरकार तो उन्हीं के ही गुलाम, उन्हीं के ही तानाशाही पे चल रही है ना। क्या कर रही है सरकार? तो मुझे इसी बात का डर है कि मेरे आदिवासी को उस जगह से बेदखल कर सकता है सरकार। ओके, आप दंतेवाड़ा का जन्म हुआ ना? दंतेवाड़ा जिला है मेरा। ओके, जो बस्तर है, जो मैं बचपना से छोटी सी लेके जब बड़ी हो गई, मैंने 12वीं पास कर लिया, और छोटा से उस समय का बस्तर को देखते हो तो आज का बस्तर, उस समय का बस्तर में बहुत फर्क है। उस समय हम जब छोटे थे तो हमारे बस्तर में हर जगह जाने का एक कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, ना सांप बिच्छू का ही एक डर था, जानवरों का डर था, लेकिन हमारे कोई इंसान का डर नहीं। तो हम अपने खेत कलीन और जंगल झाड़ी सब जगह सो उठ के जाना, रात तक 7 बजे 8 बजे पहाड़ों से नीचे उतरना, तो हमारे अंदर आत्मा से एक मस्ती थी, बहुत ही होता। और वो बस्तर और ये बस्तर, आज का बस्तर में तो चलने को डर है। अब जिस रूट पे चल रहे पता नहीं कहाँ बारूद पड़ जाएगा, कहाँ आईडी ब्लास्ट हो जाएगी। जिस झाड़ को चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं फल आम गिराने के लिए, उस झाड़ से डर है। जो बचपन हम उस झाड़ को हंसते हुए चढ़ते थे और हमको आम गिराना, हंसते हुए इमली झाड़ में चढ़ना, जामुन झाड़ में चढ़ना, एक जाम होता है ना काला, वो सारे झाड़ों में हम चढ़ते थे और बहुत मजा आता था, गिरा के ऐसे ऐसे डंगाल हिला के गिराना और नीचे होता। आज तो ये हिम्मत नहीं है, इस झाड़ में चढ़ेंगे तो पता नहीं यहाँ फिर कहीं आईडी ब्लास्टर ना हो जा। जमीन के नीचे में कई मूलकंद उनको मिलता था, तो खोदते थे, खोद के एक कोने में हम बहुत हंसते हुए, बहुत मतलब इतनी खुशी से खोद के वो खंड निकालते थे, अपना टुकड़ा में भरते थे। हम सोचते थे हमारी माँ आप खुश हो जाएगी, परिवार खुश हो जाए, ऐसा हंसते लग। अब तो गड्ढा खोदने से डर हो गए। तो खंड तो दिखता है, खंड का जड़ दिखता है, यह खंड है हमको पता है, लेकिन ये डर है इस खंड के नीचे कहीं आईडी तो नहीं है, गोला बारूद तो नहीं है। ये स्थिति होगा। ऐसा बस्तर। और आज जहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं एक नदी नाले में, उस समय हम जाते थे तो हम अपने टुकने में छिड़कते थे, पानी पीते थे और नहाते थे, मछलियां पकड़ते थे, केकड़ा पकड़ते थे, कई तरह का जैसा मतलब वहाँ ये सब पकड़ के अपना वो कर लेते थे। लेकिन आज मछली पकड़ने गए हैं और वहाँ पानी आते अचानक खून दिखता है, खून आ जाता है।
तो हम बोलते हैं कहाँ का खून, चाहे बेलाडीला की तरफ का जो आयरन जो वेस्ट मटेरियल, वेस्ट आयरन जो खराब है उसको बेलाडीला के पहाड़ों के नीचे में छोड़ देते हैं, वो भी आ जाता है। कभी कहीं बहुत बड़ी मुठभेड़ हो गई, फर्जी मुठभेड़ होती है, या किसी को मार के फेंक दिए, तो देख रहे हैं कि वहाँ नदी के किनारे कुछ बदबूदार या फिर खून, कुछ ना कुछ इस तरह से। तो या फिर हम गए तो अचानक आईडी ब्लास्ट हो जाना। अभी हुआ है मेरी सरस्वती बहन का, एक सरस्वती करके, वो नदी में गई थी, आईडी ब्लास्ट हुआ। तो ये खतरा है अब तो हर जगह, मतलब बस्तर खतरे में है। ना तो मतलब हमारे बच्चे का, अभी जैसे 4 बच्चों पर गोली चला था, अभी ये तो 2025 की बात है, उन बच्चों पर गोली चला के उनको ही छोड़ दी पुलिस, और बाकी को मार के लाए, जो उनको मार के लाए तो उनको इनाम घोषित कर दी। पर बच्चे को लाती पुलिस तो इनाम घोषित नहीं कर पाती ना, वो तो छोटे छोटे बच्चे को मारे थे, तो उनको वहीं छोड़ दी मरने के लिए। लेकिन बड़े लोगों को, जो उनके पिताओं को भी मार दिए, उनको उठा के लाए, और उनको उठा के ला के नक्सली घोषित कर दिया। तो ऐसा है, बचपन का बस्तर और आज का बस्तर में दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए मैं पूरा आज भी जो जिस तरह बात रखा कि बस्तर में शांति वार्ता होनी चाहिए, शायद शांति वार्ता हो जाए तो शायद मेरे को बचपन का बस्तर मुझे लौट आएगा, बचपन का बस्तर जो मुझे मिलेगा, बचपन का जो हम एक आज़ादी की तरह पहाड़ों में, जंगलों में, आदियों में, इन मतलब हरे हरे पत्तों के पीछे झाड़ों को चढ़ते हुए, तो वो मतलब एक सपना दिख रहा है। अगर शांति वार्ता होती है तो वो मेरा बचपन का बस्तर मुझे मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। I wish for that। अमित शाह ने बोला कि 2026 तक माओवादियों को खत्म करके बस्तर को और दंडकारण्य को सेव करते हैं, ऐसा बोले वो। आपका अभिप्राय क्या है उन बातों में? देखिए, पॉलिटिकल लीडर से बार बार बोला जा रहा है, अमित शाह बार बार कह रहे हैं 2026 में 31 मार्च को मैं आदिवासी का खात्मा करूँ, लेकिन इसमें मेरा ये कहना है कि माओवादी खात्मा ने, अमित शाह सीधा सीधा क्यों नहीं कहते हैं कि 2026 31 मार्च को पूरा आदिवासी को मैं खात्मा करूंगा, और वहाँ के जितने जल जंगल जमीन है, पहाड़ हैं, जिसके पहाड़ों के नीचे आयरन है, बड़ी बड़ी ऐसे पूंजीपति को जो देने की बात है, आसानी से उन कारपोरेट को मैं दूंगा। ये बोलना चाहिए। क्या ये लगा रखा है अमित शाह की कह रहे हैं कि नहीं 2026 में माओवादी खत्म हो रहे हैं, खत्म कर दूंगा, लेकिन उसके पीछे आदिवासी तो मर रहे हैं, उसको क्यों नहीं बोलते हैं? मैं मान लूं कि एक बंदूकधारी खत्म, माओवादी खत्म, एक माओवादी को खत्म करने के लिए मेरे 15 20 10 आदिवासी मर रहे हैं, उसका जवाब अमित शाह दे, उसका जवाब अमित शाह दे। ठीक है, 4 माओवादी को मार रहे हैं, तो 4 में से हम मेरे आदिवासी तो 50 लोग मर रहे हैं ना, तो क्या 4 लोगों को मारने के लिए 50 आदिवासी को मारोगे? तो अब इसका नुकसान किसका हो रहा है? सबसे ज्यादा आदिवासी का ना, कि माओवादी तो ऑलरेडी उन्होंने बंदूक पकड़ा और उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिए हैं कि हम अपना जल जंगल जमीन और जनता के हित के लिए, यहाँ आदिवासियों के लिए और मानवता के लिए हम लड़ने आए हैं, और हमको मरना या जीना इससे हमारा कोई तो नहीं। इस बात को अमित शाह को समझना चाहिए ना। वो जब युद्ध भूमि में आए हैं तो उनको क्या वो मारेंगे, उसके पीछे सीधा आदिवासी को मार रहे हैं, और आदिवासी का तो मैं बार बार इस बात को बोल। और आज जब बातचीत की बात आ रही है तो जैसा अमित शाह ने कहा, विष्णुदेव विजय शर्मा कह रहे हैं कि बातचीत करें, माओवादी भी कह रहे हैं बातचीत कर, तो माओवादी जो शर्त रख रहे हैं तो उस शर्त को सरकार क्यों मान नहीं रही है? अब वो कर रहे बिना शर्त का हम बात करेंगे, तुम बंदूक रखो बात कर, ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। तो हम बोल रहे हैं कि ये दोनों बंदूकधारी में हम जो अब बोलेंगे, हमारा मतलब हमको, इसलिए हम आज यहाँ हैदराबाद में हर स्टेट लोग से मेरी अपील है कि अगर अब दोनों बंदूकधारी बातचीत की बात रखें, सरकार ने कहा, इधर माओवादी ने कहा, इनके बीच में हम आदिवासी, हमारे समुदाय को, बस्तर को कितना बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है, तो इस बीच में हमको अब इस बात को उन दोनों के बीच में रखना है, तो सरकार को मानना चाहिए। अब बोल रहे हैं ना कि माओवादी का शर्त नहीं मानेंगे, तो हमारे कम्युनिटी बस्तर के मूल वासियों का तो बात माने कि हमारा क्या नुकसान हुआ इस दोनों के बीच की लड़ाई में, तो उस बात को मानना चाहिए। तो उसके लिए पूरा देश भर में, हर जगह, हर स्टेट, हर लोगों को बस्तर को बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, बस्तर में आना चाहिए। और कैंपिंग हर जगह होता है ना, जैसा एक दिल्ली में, अब मैं वही बोल रही थी कि दिल्ली में इतना बड़ा निर्भया कांड हुआ, तो और कोने कोने में हर निर्भया कांड के लिए आवाज उठा। तो अब बस्तर की शांति के लिए, बस्तर का शांति वार्ता के लिए भी हर स्टेट, हर लोग, पॉलिटिकल लीडर हो, राजनीति हो, संगठन हो, सबकी जरूरत है, और उनको आने देना चाहिए बस्तर। उनको जैसे अमित शाह, केंद्र सरकार और स्टेट सरकार से मेरा यही अपील है, अगर आप सचमुच एक सही मायने में लड़ रहे हैं तो सारे लोगों को बस्तर में, हम जिसको बुलाएं,
हमारे बस्तर वाइज जिसको बुला रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तो उनको आने दिया जाए। चाहे मीडिया हो, कई तरह संगठन हो, पॉलिटिकल लीडर, सबको बस्तर आना चाहिए और आके वहाँ पर बैठक होना चाहिए, बातें करना चाहिए, वहाँ के कम्युनिटी के साथ बैठना चाहिए कि आप क्यों नहीं बोल रहे हो कि शांति वार्ता होना चाहिए, क्या आप नहीं चाहते? तब वो बोलेंगे कि हमको सब सपोर्ट के लिए हमारे लिए भी कोई आया है, तो हम बोलेंगे। आज इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। अगर बोलते हैं शांति वार्ता के लिए लीडरशिप करेंगे, ये करें, तो यूएपीए देशद्रोही का केस, एनआई का केस, जेल कौन जाना चाहेगा, मरना कौन चाहेगा? और किसी को जेल नहीं जाना है, मरना भी नहीं चाहते हैं। तो अगर बाहरी स्टेटों से और जगह से अगर मेरी अपील के आधार पे आ जाए और एकजुट हो जाए, तो बस्तर में घुसना चाहिए, छत्तीसगढ़ में घुसना चाहिए, क्योंकि सरकार ने पहले किया है बातचीत का। अब वो अवसर आ गया है, तो अब माओवादी ने भी बोला है, तो इस बातचीत में हमारे कम्युनिटी के लोग, बस्तरवासी लोग, वो क्या चाहते हैं, उनके साथ खड़े होने के लिए वहाँ बैठक जरूरी है, बातचीत करना जरूरी है। तब जाके एक ताकत मिलेगी। हर जगह कैंपेन होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बस्तर के पीछे कई चीज़ जुड़ा है, और वो बस्तर सिर्फ वहीं के लोगों का फ़ायदा नहीं, पूरे देश के लिए फ़ायदा, पूरे देश के लोग हैं। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि माओवादी का ढाल, माओवादी का आड़ लेके बार बार ये सरकार जो कर रही है, ये गलत है। वो आदिवासी को आत्म करने के लिए। कि एक बात बताइए, माओवादी अगर लड़ रहे हैं तो क्या वो माओवादी का पट्टा है क्या उस जमीनों में? नहीं है ना। उस पहाड़ों में कोई माओवादी का पट्टा है क्या? घर माओवादी ने बनाया है क्या? कोई जमीनों को अड़प के अपना पट्टा बना के बैठा है क्या? नहीं। तो फिर हम आदिवासियों का वो पूरा जल जंगल जमीन है, तो बार बार माओवादी को बीच में ला के बातें करने से नहीं होगा ना। तो सीधा सीधा अब है वहाँ के आदिवासी को कैसे बचाना, उनकी जल जंगल जमीन को कैसे बचाना, पर्यावरण को कैसे बचाना। इसलिए इस टॉप के लिए सारे हिंदुस्तान के लोगों को फोकस बस्तर की ओर अब डालना चाहिए और करना चाहिए। सोनी जी, मेरी आखिरी प्रश्न ये है कि ये इस बड़े समस्या से हम जनता को बचाने के लिए, आदिवासियों को बचाने के लिए आप कौन सा डिमांड्स सरकार के सामने रख सकते हैं? देखिए, अगर हमारे आदिवासी को बचाने के लिए, अगर हमारे कम्युनिटी के लोग और इंसानों को बचाने के लिए हमारा अधिकार दिया है ना संविधान, संविधान के अंदर में पेशा कानून है, ग्राम सभा है, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, तो ये सरकार इस तरह की हमको दे, तो उससे क्या लोकतंत्र तरीके से हम लड़ेंगे। आखिर सरकार को हमारे लोगों ने वोट दिया, इस आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी, बस्तरवासी ने वोट दिया, सरकार बनी ना, तो सरकार हमको दे दे ना। लोकतंत्र तरीके से डिमांड हम रखेंगे, तो उसको सरकार बिल्कुल स्वागत करे, हमको अधिकार दे दे। उस तरह से करेंगे तो गोली की तो बात नहीं होगी ना। उस संविधान के अंदर क्या लिखा है, क्या इम्पैक्ट, वन संरक्षण कैसा लिखा है, या फिर हमको हर अधिकार हमारे लिए क्या लिखा है, उसके आधार पर जिसको जो बस्तर में काम करना है, चाहे कंपनी को हो, चाहे विकास की बात कर रहे हैं, सारा चीज उसके आधार पे करने से कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई खून खराबी नहीं होगी, किसी की मतलब आज़ादी नहीं छीनी जाएगी। तो वो डिमांड हमारे कम्युनिटी और बस्तरवासी रख सकते हैं, जो मुझे उम्मीद है, जो हम लड़ते हैं। ये सिर्फ सोनी शोरी के कहने से नहीं होगा कि मेरा ये डिमांड है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत पूछेंगे तो मेरा तो यही है, हमारा संविधान जो है हमको दो, हमारा पेशा कानून हमको दो, हमारा 5वीं 6वीं अनुसूची का हमको अधिकार दो, ग्राम सभा हमारी इस पर है। तो इससे क्या है, ना खून बहेगा, ना कुछ होगा, शांति से और विकास होगा। और विकास भी उसके आधार पे हम बात करेंगे, तो उस ग्राम सभा से इतना बड़ा रोड है तो इतना बड़ा बनना चाहिए, कितना बड़ा रोड बनना चाहिए, कौन सी कंपनी आ रही है, तो तय करेंगे मेरे आदिवासी, वहाँ के लोग। आज देखो बेलाडीला पहाड़ियाँ हैं और सरकार वहाँ से फोर्स भेज के तय कर रही है, जाओ मारो और कब्जा करना, वो सिस्टम बंद हो जाएगा। गोलियों से कोई विकास नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने, बातचीत हो और संविधान के लोकतंत्र तरीके की बात करता है सरकार। हम भी तैयार है लोकतंत्र तरीके से चलने को और अपना फाइट करने को, और उसी विचारों से लड़ने को हम तैयार हैं, क्योंकि गोली से सिर्फ खून जा सकता है, न उसका कुछ नहीं हो सकता, वो हमको भी पता है। लेकिन इस दोनों के बीचों की जो बातचीत में ये होना चाहिए, और मुझे लगता है कि लोकतंत्र तरीके से हम तैयार हैं, संविधान हमको दे, और हमारे बस्तरवासी भी यही बातें रखेंगे। और कई और भी है मांगे और आ सकती है, पहले ये चीज़ बंद तो जाए, ऐसा माहौल तैयार हो जाए तो कई तरह का चीज़ें अच्छा हो सकती है। సో విన్నారు కదా, సోని గారితో మాట్లాడిన తర్వాత ముఖ్యంగా తను అన్న మాటల్లో చాలా ఎమోషనల్గా అనిపించిన విషయాలు ఏంటంటే, మహిళల యొక్క రహస్య అంగాల్లో కూడా రాళ్లను చొప్పిస్తున్నారు అని చెప్పారు. అంతేకాకుండా ఆవిడన్న ఒక మాట అర్థమై వస్తుంది అంటే, బుల్లెట్లతోటి వికాసాన్ని, అభివృద్ధిని మనం సాధించలేము,
సో కూర్చొని మాట్లాడాలి అని అంటుంది. రాజ్యాంగము బస్తర్ ప్రాంతంలో కానీ దండకారణ్యంలో కానీ అమలులో లేదు అని అంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఆదివాసుల కోసం ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక చట్టాలు కానీ రాజ్యాంగం కల్పిస్తున్నటువంటి హక్కులు కానీ అక్కడ ఉల్లంఘించబడుతున్నాయి అని చెప్పేసి సోని గారి మాటల్లో మనకు తెలుస్తా ఉంది. ముఖ్యంగా మనం మాట్లాడుకోవాలంటే అసలు నిజంగా ఆపరేషన్ కగార్ వెనుక ఉన్నటువంటి కుట్రలు ఏంటి అన్నది మనం మాట్లాడుకుంటే ఈ అన్ని విషయాలు కూడా అర్థమవుతాయి. ఈ ఇంటర్వ్యూ మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీకు ఈ ఇంటర్వ్యూ అర్థం అవ్వకపోతే కామెంట్ చేయండి, మేము దీనికి ఇంకేమైనా చేసే ప్రయత్నం చేస్తాము, లేదంటే ఈ పూర్తి కాన్వర్జేషన్ ఒక వీడియో రూపంలో మీకు అందించే ప్రయత్నం చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ.